एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा प्रेप। मेरा नाम है कपिल गोयल और CUET पीजी फिजिक्स EMT सब्जेक्ट का आज है लेक्चर नंबर 9। इसके पहले हम 8 लेक्चर्स कर चुके हैं और असाइनमेंट में भी आपको रेगुलर भेज रहा हूँ। अच्छा, एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि ये जो असाइनमेंट में भेज रहा हूँ तो तुम में से काफ़ी लोग इनको कर रहे होंगे, काफ़ी लोग ये सोच रहे होंगे कि एक साथ सबको इकट्ठा कर देंगे। तो ये एक साथ जब इनको बंडल बना लोगे फिर ये रखे ही रहेंगे, इनका कोई मतलब नहीं होगा। तो अगर सीरियसली प्रिपरेशन कर रहे हो या सच में प्रिपरेशन कर रहे हो तो इनको साथ में सॉल्व करते चलना, क्योंकि मैं इन असाइनमेंट्स में जानबूझकर कुछ ऐसे क्वेश्चंस डालता हूँ जो कि सॉल्व नहीं हो, और अगर तुम उनको सॉल्व कर पा रहे हो तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, और अगर नहीं कर पा रहे हो तो बेटा इसका मतलब गोलीबाजी चल रही है, तुम प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो। तो जो भी कारण हो उस चीज़ के नहीं करने के, तो ऑन अ सीरियस नोट, अगर तुम सोच रहे हो कि तुम्हें किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में जाना है तो तुम्हें प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। उसका कोई जैक जुगाड़ नहीं है कि कुछ भी कर लोगे, फिर कुछ भी करना है तो उन सब के लिए फिर इन चीज़ों का कोई मतलब है नहीं। और जो लोगों से क्वेश्चंस हो रहे हैं, जितने भी मैंने अभी तक भेजे हैं, चाहे वो सॉल्यूशन आप नेट पे ढूंढ रहे हो या चाहे कैसे भी ढूंढ रहे हो, कर रहे हो, तो बहुत ही अच्छी बात है। फिर तो मतलब बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप लोग एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन आपको मिल जाए। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्रॉब्लम्स ऑन कैविटी, यानी कि कोई स्पेयर होगा, उस स्पेयर के अंदर कैविटी बनी होगी, हमसे पूछा जाएगा कि इस कैविटी के अंदर किसी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बताओ। तो उस तरह के क्वेश्चंस हम करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा ही पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा हिट क्वेश्चंस होते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट किया जाता है, पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रिलेशन होता है। उसके बाद हम ये बात करेंगे कि जो स्पेयर होता है, चाहे वो नॉन कंडक्टिंग स्पेयर हो, सॉलिड स्पेयर, चाहे वो नॉन कंडक्टिंग स्पेरिकल शेल हो, उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो लेक्चर को कंटिन्यू करें उसके पहले यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। हाँ जी, तो पहला क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है वो है, दिखने में बहुत बड़ा सा क्वेश्चन है। अब इसका सॉल्यूशन देखना हम कैसे करेंगे, और ये क्वेश्चंस जब प्रैक्टिस करोगे 3-4 बार में तो समझ में आएंगे। मैंने आज का जो असाइनमेंट भेजा है अभी थोड़ी देर पहले, उस असाइनमेंट में भी इस तरह के क्वेश्चंस हैं, तो करना है इसको देख के। तो क्वेश्चन क्या है, कंसीडर अ स्पेयर S1, एक स्पेयर है S1 ऑफ रेडियस R, उसकी रेडियस कितनी है R, विच कैरीज अ यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी रो, चार्ज डेंसिटी कितनी है रो है। अ स्मॉलर स्पेयर S2 ऑफ रेडियस A, है ना, लेस देन R/2, उसकी जो रेडियस है वो R/2 से क्या है, कम है, और रेडियस की वैल्यू कितनी है A है। इज कट आउट एंड रिमूव फ्रॉम इट, द सेंटर ऑफ द टू स्पेयर आर सेपरेटेड बाय द वेक्टर B, और B वेक्टर की वैल्यू है R/2 n कैप एज शोन इन द फिगर, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इनसाइड S2 इज। ये क्वेश्चन हमें करना है। देखो इसको सॉल्व कैसे करोगे, तो सबसे पहले तो तुम्हें ये स्पेयर दिया हुआ है, ये स्पेयर जो है, इस स्पेयर की जो रेडियस है वो है R, और ये जो स्पेयर है इसका नाम है S2, और इसकी जो चार्ज डेंसिटी है वो है रो, है ना। इतनी बात समझ में आ गई, इसकी जो चार्ज डेंसिटी है वो कितनी है, रो है। ये तो हो गई पहली बात। फिर इसमें बोला गया कि इसमें से एक स्पेयर काटा गया है S2 जिसकी रेडियस A है और वो R/2 से छोटी है। R/2 का मतलब क्या होगा, इसकी आधी यहाँ पर, तो रेडियस उसकी R/2 से भी कम है। तो मैं मान लेता हूँ कि ऐसे मैंने कोई स्पेयर कट कर लिया। स्पेयर कट करने का मतलब है ये जो सेक्शन है ये खाली हो गया, होलो हो गया। एक बड़ी डिस्क है, उसमें से कुछ पोर्शन मैंने कट करके निकाल लिया, तो वो जो पोर्शन है वो होलो हो गया, है ना, उसमें कोई चार्ज नहीं है। तो यहाँ से कट करके निकाल लिया इसमें से, और इसकी जो रेडियस है वो रेडियस कितनी गिवन है, A है। कितनी है, A। इसका सेंटर और इसका सेंटर, इन दोनों का जो सेंटर है वो B डिस्टेंस पर है, B वेक्टर B डिस्टेंस पर। तो इसको नाम दे दूँ मैं O, और इसको नाम दे दूँ O1। फिर उसके बाद क्या बोला है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इनसाइड S2 इज, तो इस S2 के अंदर कोई पॉइंट P है, यहाँ पर है मान लो वो पॉइंट P, तो इस P पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। ये पॉइंट है P, तो इस P पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब देखो करेंगे कैसे इसको हम ऐसे बना सकते हैं, इसका जो इक्विवेलेंट डायग्राम है हम ऐसे बना सकते हैं कि एक बड़े स्पेयर में से
ये छोटा स्पेयर मैंने माइनस कर दिया। क्या कर दिया, बड़े स्पेयर में से एक छोटा स्पेयर माइनस कर दूँ, यानी कि ये कर दूँ मैं, ये बड़ा स्पेयर हो गया और ये बड़े स्पेयर की रेडियस कितनी है r, और यहाँ पर है पॉइंट P, है ना, यहाँ पर है पॉइंट P, ये पॉइंट। इसमें से माइनस क्या कर रहा हूँ मैं, छोटा स्पेयर माइनस कर रहा हूँ। छोटा स्पेयर बोले तो ये वाला यहाँ पर, तो ये माइनस कर दिया मैंने ऐसे, ठीक है, ये माइनस कर दिया। और इसका सेंटर कहाँ है, यहाँ पर है O1 पर, और ये पॉइंट कौन सा है, P। इसको इसमें से अगर मैं माइनस कर दूंगा तो इक्विवेलेंट डायग्राम क्या बनेगा, ये बनेगा। तो इसकी चार्ज डेंसिटी रो है, तो इसकी चार्ज डेंसिटी भी कितनी हुई, रो हुई, है ना। अब मैं क्या कर लूँ, यहाँ से डिस्टेंस कंसीडर कर लूँ एक, ये डिस्टेंस मैंने कंसीडर कर ली कितनी, R1, और ये O1 से और P तक की डिस्टेंस मैं कंसीडर कर लूँ R2। तो सबसे पहले मेरे को इन स्पेयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चाहिएगी। अब हमने ये पढ़ा था कल के लेक्चर में या उसके शायद उसके पहले के लेक्चर में कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ सॉलिड स्पेयर, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्पेयर, उसको अगर हम चार्ज डेंसिटी के फॉर्म में लिखें तो उसको चार्ज डेंसिटी के फॉर्म में हम लिखते हैं रो r अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, रो r अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड है, ये किसके फॉर्म में है, ये है चार्ज डेंसिटी के फॉर्म में है ये फार्मूला, ठीक है। तो ये P पॉइंट दोनों ही केस में अंदर है, स्पेयर के दोनों ही केस में क्या है, अंदर है। तो इसके लिए अगर मैं इसको E1 लिख दूं और इसके लिए मैं लिख दूं E, तो E नेट की जो वैल्यू है वो किसके बराबर आएगी, E1 माइनस E2 के बराबर आएगी। तो अब सबसे पहले तो E1 की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, मैंने डिस्टेंस R1 मान ली, तो ये कितना हो जाएगा, रो R1 अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इसी तरह से जो E2 की वैल्यू है इसके सेंटर से कितनी हो जाएगी, इसको मैंने मान रखा है कितना, R2, तो ये हो जाएगा रो R2 अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर वैल्यू रख दो। यहाँ पर जब वे वैल्यू रखोगे तो क्या बनेगा, ई नेट की वैल्यू कितनी बनेगी, रो R1 अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट माइनस ये कितनी बनेगी, रो R2 अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। अब पूरे में से कॉमन कितना आ गया, पूरे में से कॉमन आ गया रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, तो ये बन गया R1 माइनस R2। अब ये तो ऑप्शन में है ही नहीं हमारे पास, अब क्या करें, हमें ये दे रखा है कि इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या है, P है, यानी कि ये जो P है, देखो ये जो है O से P तक की डिस्टेंस, ये P पॉइंट है, ये O1 पॉइंट है, और ये पॉइंट है कौन सा, O, है ना, ऐसा ही तो दिया है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है उसको हमने लिखा R, किससे, 1 से, R1 वेक्टर। यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है उसको लिखा हमने किससे, R2 वेक्टर से, और ये गिवन है हमें कि ये जो डिस्टेंस है ये कितनी है, B। अब यहाँ पर वेक्टर सम लग गया, भाई वेक्टर का नियम लग गया ना यहाँ पर, तो वेक्टर का नियम लग गया तो उसके अकॉर्डिंगली R1 वेक्टर किसके बराबर हो गया, वो बराबर हो गया B वेक्टर प्लस R2 वेक्टर। तो हमें क्या चाहिए, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, तो R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर किसके बराबर हो गया, B वेक्टर के, यानी कि ये जो है ये चीज़, ये वेक्टर में, ये मैंने लगाई नहीं है पर ये वेक्टर में है, तो ये किसके बराबर हो गया, रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट और B वेक्टर, ठीक है। अब B वेक्टर की वैल्यू हमें दे रखी है, कितनी दे रखी है, n कैप R/2, तो ये वैल्यू यहाँ पर रख दो, तो क्या हो जाएगा, E नेट की वैल्यू, भाई रो ओवर 3 एप्सिलॉन नॉट तो बाहर, और R1 माइनस R2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, B वेक्टर का मतलब कितना हो गया, यहाँ पर एक बार मैं B वेक्टर ही लिख देता हूँ, तो ये हो गया रो B, और यहाँ से जब इसको सॉल्व करोगे तो रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, और B वेक्टर की वैल्यू कितनी है, ये है R/2 n कैप, तो R/2 n कैप, तो यहाँ से E नेट की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, रो R अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट n कैप, रो R अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और ये कौन सा ऑप्शन हो गया, ये हो गया C ऑप्शन, तो इसके लिए C ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया, रो R अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट, ठीक। समझ में आ गया कैसे किया, जिनको समझ में नहीं आया है एक बार इसको पॉज करके वापस खुद से करके देखना, और जिनको समझ में भी आ गया है वो भी एक बार इसको पॉज करके खुद से करके देखना, तो और ज़्यादा ये अच्छे से समझ में आ जाएगा।
और अगर इसमें कुछ समझ में नहीं आया फिर भी तो कमेंट करके पूछ सकते हो, और अगर आप ग्रुप से जुड़े हुए हैं तो ग्रुप पर मैसेज करके पूछ सकते हो। एक और क्वेश्चन लेते हैं इस तरह का, फिर और ज़्यादा तुम्हें क्लियर होंगी चीज़ें। तो ये क्वेश्चन जो है इसके अंदर बोला गया है अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर हैज़ अ यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी रो। इसकी चार्ज डेंसिटी भी कितनी है, रो है। अ स्मॉलर रेडियस आर बाई टू। अब इसमें जो रेडियस कितनी है, आर बाई टू का कट किया जा रहा है, कट आउट फ्रॉम द ओरिजिनल स्फीयर। ठीक है, कट आउट फ्रॉम द ओरिजिनल स्फीयर एज शोन इन द फिगर। द सेंटर ऑफ द कट आउट स्फीयर लाइज एट जेड इक्वल्स टू आर बाई टू। सेंटर जो है वो लाई करता है कहाँ पर, जेड इक्वल्स टू आर बाई टू पर। ठीक है, आफ्टर द स्मॉलर स्फीयर हैज़ बिन कट आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जेड इक्वल्स टू माइनस आर बाई टू। जेड इक्वल्स टू कहाँ पर बताना है, माइनस आर बाई टू पर बताना है। इज रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। तो हमें इंटीजर एन की वैल्यू बतानी है। सबसे पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है वो समझ लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक बड़ा स्फीयर है, ठीक है, उस बड़े स्फीयर की जो रेडियस है वो कितनी है, आर है। अब ये जो एक्सिस है, इस एक्सिस को मैं कंसीडर कर लेता हूँ, कौन सा एक्सिस है, जेड एक्सिस। ठीक है, कौन सा एक्सिस है, जेड एक्सिस। तो ये जेड एक्सिस हो गया, और इसमें से कट किया गया है आर बाई टू का रेडियस, और ये जो इसका सेंटर है आर बाई टू वाले का, ये यहाँ पर है, यहाँ पर, यहाँ इसका सेंटर है। और ये जो डिस्टेंस हो गई, ये जो डिस्टेंस हो गई ये वाली, ये डिस्टेंस कितनी है, आर बाई टू, जेड डायरेक्शन में। हमें ये बोला है, हमें क्या बोला है कि द आफ्टर द स्मॉलर स्फीयर हैज़ बीन कट आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट जेड इक्वल्स टू माइनस आर बाई टू। माइनस आर बाई टू कहाँ होगा, ये अगर पॉजिटिव है तो ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो नेगेटिव होगा तो नेगेटिव के लिए मान लो वो पॉइंट यहाँ है, तो इस पॉइंट के ऊपर हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। तो ये पॉइंट को मान लेता हूँ मैं O1, ये पॉइंट हो गया O। ठीक, तो अब इसको कैसे करेंगे, तो इसको भी वैसे ही जैसे पिछला क्वेश्चन किया था हमने, पर अब यहाँ पर समझने वाली बात क्या है कि यहाँ पर इस बड़े वाले के लिए तो ये पॉइंट आ गया अंदर, है ना। मान लो ये पॉइंट है तुम्हारा, P पॉइंट है, तो इस बड़े वाले स्फीयर के लिए यानी कि जिसकी रेडियस R है उसके लिए P पॉइंट है अंदर, और जबकि ये छोटा वाला जो स्फीयर है इसके लिए जो P पॉइंट है वो कहाँ है, बाहर। ठीक है, तो फॉर बिग स्फीयर पॉइंट P is inside the sphere, and for radius, for sphere of radius r by 2, point P is outside द स्फीयर। अब ये दो कहानी हो गई। अब हमें क्या करना है, ई नेट निकालना है। तो करोगे तो वैसे ही बड़े में से छोटा माइनस कर दो, तो ई नेट, मान लो बड़े वाले की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो E1 आएगा, और छोटे वाले की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो E2 आएगा, उसमें माइनस कर दो तो वो कैविटी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, कट आउट जो किया है। तो सबसे पहले तो E1 जो है उसके लिए तो इनसाइड हो गया, तो E1 इनसाइड के लिए क्या होगा, रो R अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, ये फॉर्मूला। अब यहाँ पर इस केस में R की वैल्यू कितनी हो जाएगी, नेगेटिव जेड में है ना, तो R की वैल्यू कितनी रखोगे, माइनस कितनी रखनी है, R बाई टू, जेड डायरेक्शन में, तो माइनस R बाई टू रखोगे। तो E1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रो माइनस R बाई टू अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से कितना बन जाएगा, माइनस रो R अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट, माइनस रो R अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट, या फिर इसको ऐसा भी लिख सकते हो, रो R अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट और माइनस जेड कैप। ये तो हो गया E1 की वैल्यू। अब इस छोटे वाले स्पेयर के लिए बाहर है, छोटे वाले स्पेयर के लिए बाहर है, तो E2 की वैल्यू, अब बाहर के लिए रो के फॉर्म में जो हमारा फॉर्मूला है वो लिखा जाएगा ये, रो R क्यूब अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, रो R क्यूब अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। ये वही फॉर्मूला है, के क्यू अपॉन R स्क्वायर, वही फॉर्मूला है। इसमें Q की वैल्यू को चेंज करके रो के फॉर्म में लिख दिया, तो इसलिए ऐसा लिखा गया है, रो R क्यूब अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। अब इसके अंदर वैल्यू रखने में हमें ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जो R है और R है इसकी वैल्यू रखने में 100% गड़बड़ी होगी।
अगर इसको मेरे करने के बाद भी कराओगे, मेरे करवाने के बाद भी करोगे, तो भी इसमें गड़बड़ी के चांस होंगे। गड़बड़ी क्या होगी? सबसे पहली चीज़ तो ये है रेडियस। तो ये रेडियस अब इस छोटे वाले गोले के लिए कंसिडर करनी है, और छोटा वाला जो स्पेयर है उसके लिए जो रेडियस है वो कितनी है? r/2 है। तो यहाँ पर कितना रखोगे? r/2 का क्यूब रखोगे, ठीक है। उसके बाद 3ε0। अब ये जो r है ये सेंटर से लेना है, सेंटर से, तो इसके सेंटर से यहाँ से और यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी? r हो जाएगी। तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? r² हो जाएगी, ठीक है। कितनी हो जाएगी? r² हो जाएगी। ये ध्यान रखना, यही मेन चीज़ है इस क्वेश्चन के अंदर, यही मेन चीज़ है इस क्वेश्चन के अंदर। नहीं तो गड़बड़ क्या करोगे? इस r की जगह तो तुम रखोगे r ही रखोगे, क्योंकि ध्यान नहीं रहेगा जल्दबाजी में, और इस स्मॉल r की जगह रख दोगे तुम r/2, और आंसर उसके अकॉर्डिंग में मिलेगा, तो आंसर हो जाएगा गलत। तो इसको आप सिंप्लीफाई कर लो एक बार। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ऊपर से आएगा नीचे कितना? 8, 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा? 8। तो ये हो जाएगा रो, और यहाँ r² है, r3, तो r बचेगा ऊपर। तो ये हो जाएगा 24ε0, और बाकी तो कुछ बचेगा ही नहीं, तो रो r/24ε0, ठीक है। ये बचा। अब दोनों नेगेटिव z में है, तो जो ई नेट की वैल्यू आएगी, ई नेट की वैल्यू वो क्या है? E1 माइनस E2। तो E1 की जो वैल्यू है वो कितनी है? रो r/6ε0, रो r/6ε0 माइनस ये जो वैल्यू है ये कितनी है? रो r/24ε0। तो रो r/ε0 कॉमन, ये बच गया 1/6, और ये हो गया 1/24। तो रो r/ε0 एलसीएम आ गया कितना? 24। तो ये 4 और ये -1, तो यहाँ से हो गया 3/24 यानी कि 8। तो ये हो गया रो r/8ε0, और हमें आंसर जो दिया है उस आंसर में बोला है रो r/n-ε0। तो रो r/n-ε0 बराबर हो गया किसके? रो r/8ε0। दैट मीन्स कि जो n है उसकी वैल्यू कितनी हो गई? 8। यहाँ पर n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8। ध्यान रखना, फिर बोल रहा हूँ, इस क्वेश्चन में या इस तरह के क्वेश्चंस में जो गड़बड़ करोगे वो यहाँ पर करोगे, ये रेडियस की वैल्यू पुट करने में। और दूसरी चीज़ ये ध्यान रखना कि जब ई इनसाइड निकाल रहे हो, सॉलिड स्पेयर की बात हो रही है भाई, सॉलिड स्पेयर के लिए, ये सॉलिड स्पेयर के लिए है। तो ई इनसाइड को अगर चार्ज डेंसिटी के फॉर्म में लिखना है तो कितना लिखा जाएगा? रो r/3ε0, और आउटसाइड द पॉइंट लिखना है तो कितना लिखा जाएगा? रो और r³/3ε0 r²। ये लिखा जाएगा आउटसाइड के लिए, और ये लिखा जाएगा इनसाइड के लिए। इनको याद ही कर लेना, ठीक है। मुझे तो रटो। रटने से मतलब ये नहीं कि इसको डेली, मतलब इसके रिलेटेड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे, इनको डेली देखना है ना। और ज़्यादा प्रैक्टिस ज़्यादा करोगे तो समझ में आ जाएंगी चीज़ें, तो याद हो जाएंगे। बाकी कब तक कितने रटोगे, क्योंकि दुनिया भर के फॉर्मूले बन जाएंगे। तुम्हारे पास कुल मिला के 8 सब्जेक्ट है, तो फॉर्मूले तो याद करने पड़ेंगे, और वो याद तभी हो सकते हैं जब लगातार क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होगी। तो 2 क्वेश्चंस हमने करे, और दोनों ही क्वेश्चन कैविटी के ऊपर रिलेटेड थे, और होपफुली कैविटी वाली जो प्रॉब्लम्स है वो तुमसे अब हो जाएंगी। अच्छा, मैंने अभी तक जो बताया है तुम्हें वो केवल नॉन कंडक्टिंग के लिए बताया है। अभी मैंने कंडक्टिंग स्पेयर की भी बात नहीं की, अभी मैंने कंडक्टिंग कैविटी की भी बात नहीं की। वो इसके आगे वाले लेक्चर में, यानी कि इसके बाद जो लेक्चर आएगा उसमें हम बात करेंगे कंडक्टिंग स्पेयर की। कंडक्टिंग स्पेयर की जो प्रॉब्लम्स है वो कैसे सॉल्व होती हैं। तो अभी तक हम बात कर रहे हैं सिर्फ किसकी? नॉन कंडक्टिंग की। चलो भाई आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन जो है इसमें बोला है फॉर एन इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर विद यूनिफॉर्म लाइन चार्ज डेंसिटी लैम्बडा along the z axis the electric field at point a, b, 0 away from the origin is, ये पॉइंट दिया है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के फॉर्म में हमें लिखना है। तो इसको कैसे करोगे? तो इसको करने के लिए कल मैंने तुम्हें बताया था कि एक लॉन्ग वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड उसके बीचों बीच अगर निकाल रहे हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आती है लैम्बडा इज अपॉन 2πε0 r। ये r हो गया। अब ये जो r है, ये r क्या है? पोजीशन वेक्टर है यहाँ पर। ये क्या है? पोजीशन वेक्टर है इस केस में। तो इसकी वैल्यू, इसका x कितना है a और b कितना है y। तो r की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी? x i कैप प्लस
वाई जे कैप, ये वेक्टर आर की वैल्यू होगी। यानी कि वेक्टर आर किसके बराबर होगा, एक्स की वैल्यू कितनी है ए, तो ए आई कैप प्लस बी जे कैप। ठीक है, अच्छा जी, अब आर स्क्वायर की वैल्यू अगर हमने निकाल ली है, यानी कि मॉड आर की वैल्यू निकालनी है, तो मॉड आर किसके बराबर होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और आर स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसको अगर मेरे को वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो इसमें आर कैप लगाना पड़ेगा, और आर कैप के लिए जब इसको सिंप्लीफाई करोगे यानी कि वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो ये हो जाएगा लैम्बडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर और आर वेक्टर। अब क्या करोगे, ये आर वेक्टर की वैल्यू यहाँ रखो और आर स्क्वायर की वैल्यू ये वाली रखो, तो ई वेक्टर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, लैम्बडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, आर स्क्वायर की जगह क्या पुट करोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और आर वेक्टर की जगह कितना रखोगे, ये क्या है, ये ए आई कैप प्लस बी जे कैप। अब तुम्हें आई कैप और जे कैप तो बोला नहीं, तुम्हें क्या बोला है, ई एक्स और ई वाई, तो इसको ऐसे ही रख दो। तो ई वेक्टर कितना हो जाएगा, लैम्बडा ए ई एक्स कैप प्लस बी ई वाई कैप, और ये कितना हो गया 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब मैच कराओ, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, मैच कौन सा कर रहा है भाई, मैच कर रहा है ये वाला, तो बी इसके लिए क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चंस करना है तुम्हें। अब ये क्वेश्चन था तो सिंपल फार्मूला ही पूछा है तुमसे, पर उस फार्मूला को अब थोड़ा सा घुमा फिरा कर पूछ लिया। तो दो तो क्वेश्चन हमने किए कैविटी वाले, और एक क्वेश्चन ये क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला, जो कि कल हमने जो पढ़े थे, क्या कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं किस तरह से, तो उसके ऊपर एक ये क्वेश्चन हो गया। अब हम बात करेंगे किसकी, पोटेंशियल डिफरेंस की। तो पोटेंशियल डिफरेंस हम छोटी क्लासों में भी पढ़ते आए हैं। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या होता है कि जब किसी टेस्ट चार्ज को किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कराया जाता है, तो उस टेस्ट चार्ज को किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कराने में जो काम किया जाता है वो किसके बराबर होता है, पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होता है। या इसको डेफिनेशन को तुमने ऐसे भी पढ़ा है कि एक टेस्ट चार्ज को इनफाइनाइट से लेकर आए और किसी एक लोकेशन तक, तो उसको करने में जो काम किया गया, लाने में जो काम किया गया, वो किसके बराबर होता है, पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होता है। उसको मैथमेटिकली हम इस तरह से लिखते हैं, वी बी माइनस वी ए अपॉन डब्ल्यू अपॉन क्यू। मतलब क्या हुआ है यहाँ पर कि ये कोई सोर्स चार्ज है ना, ये सोर्स चार्ज है, और इस सोर्स चार्ज की वजह से क्या डेवलप हो रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो रहा होगा। किसी एक चार्ज को हम दूर से लेके आ रहे हैं, मान लो वो दूर से लाने वाला पॉइंट कौन सा है, ए, और कहाँ तक लेके आ रहे हैं, बी तक लेके आ रहे हैं। तो इसको ए से बी तक मैं जब लेके आऊँगा तो यहाँ से यहाँ लाने में मेरे को कुछ काम करना पड़ेगा, यानी कि इसको चलाना पड़ेगा, मतलब इस पर फोर्स लगाना पड़ेगा। तो फोर्स लग गया और डिस्प्लेसमेंट आ गया, इसका मतलब काम हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक लाने में जो काम किया गया इस टेस्ट चार्ज को, वो किसके बराबर हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस के। यानी कि ये फॉर्मूला बन गया। ये तुमने पढ़ा भी है, इसमें मैंने कोई नई चीज़ नहीं बताई है। फिर हमने ये भी पढ़ा है कि यदि कोई टेस्ट चार्ज बहुत दूरी से लाया जा रहा है, यानी कि कोई टेस्ट चार्ज इनफाइनाइट पर रखा है, तो इनफाइनाइट पर जो पोटेंशियल है उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 0। तो वी ए बराबर कितना हो गया, 0। तो यहाँ पर इस फॉर्मूला में वी बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। और इस डेफिनेशन को तुम लोग बोल देते हो किसी चार्ज को इनफाइनाइट पॉइंट से या इनफाइनाइट लोकेशन से किसी पॉइंट पर लाने के लिए, इनफाइनाइट से किसी पॉइंट पर लाने के लिए जो काम किया जाता है वो पोटेंशियल के बराबर होता है। तो ये पोटेंशियल के बराबर हो गया। ठीक है, अब इस चीज़ के लिए किसी पॉइंट चार्ज की वजह से अगर तुम्हें पोटेंशियल निकालना हो, किसी पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल निकालना हो, तो उसका फॉर्मूला हम लिखते हैं के क्यू अपॉन आर, यानी कि यहाँ से v प्रोपोर्शनल है 1 अपॉन आर के। अब ये आया कैसे, सबसे पहले इसको हम देख लेते हैं। मैं यही कंडीशन वापस से बना देता हूँ, सेम टू सेम डायग्राम बना हुआ है, जो यहाँ है वही यहाँ है। मेरे को इस ए चार्ज को, ए पर जो चार्ज रखा है क्यू नॉट, इसको लेके जाना है कहाँ तक, बी तक। कहाँ तक लेके जाना है, बी तक लेके जाना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये जो सोर्स चार्ज है, इस सोर्स चार्ज की वजह से यहाँ पर एक फील्ड आ रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा होगा तो सीधी सी बात है, यहाँ पर इस पर एक फोर्स भी लगेगा, जो कि होगा किसके बराबर, इलेक्ट्रिक फोर्स। और वो इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है, क्यू, जिस पर लग रहा है, किस पर लग रहा है, क्यू नॉट पर, क्यू नॉट इंटू ई। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसको दूर भगाएगा, तो इसको दूर भगा रहा है, तो फोर्स की डायरेक्शन हो गई इधर। पर मेरे को इसके ऑपोजिट लेके जाना है, तो मेरे को इसके ऑपोजिट लेके जाना है, तो मेरे को इस पर काम करना पड़ेगा।
करना पड़ेगा, यानी कि फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो अब मैं निकाल रहा हूँ इस पर, इसको यहाँ से यहाँ ले जाने में कितना काम इसको करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा। तो काम जो करना पड़ रहा है तो इसके लिए हम लगा रहे हैं माइनस। माइनस क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि हम इस फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसलिए क्या लगा रहे हैं? माइनस। तो माइनस एफ डी एक्स, ये वर्क हो गया। मैंने मान लिया यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? डी एक्स है। तो टोटल वर्क जो है वो किसके बराबर हो गया? इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू। तो ये किसके बराबर हो गया? इंटीग्रेशन इनफाइनाइट से आर एफ डी एक्स। अब मैंने इनफाइनाइट क्यों लिख दिया? इसको ए से भी लिख सकते थे। इनफाइनाइट इसलिए लिख दिया कि ये जो ए पॉइंट है इसकी लोकेशन को मैंने इनफाइनाइट ना मानकर क्या मान लिया? एक्स मान लिया। तो ये एक्स से आर है, एक्स मतलब कितना हो गया? इनफाइनाइट हो गया। तो ये इनफाइनाइट से आर है। अच्छा, ये जितनी भी डिस्टेंस है ये इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में, इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में। चल यहाँ से रहे हैं, पर इसकी डिस्टेंस कहाँ से ले रहे हैं? इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में ले रहे हैं। और दूसरा पॉइंट हो गया ये आर, यानी कि यहाँ से कहाँ तक ला रहा हूँ? पी पॉइंट तक ला रहा हूँ। तो यहाँ तक ले आए एफ डॉट डी एक्स। तो इंटीग्रेट करोगे, एफ की वैल्यू रखो। एफ की वैल्यू क्या रखोगे? क्यू नॉट ई। ई किसके बराबर होगा? के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। इस पॉइंट कर के ऊपर के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। इसका जब इंटीग्रेशन करोगे तो तुम्हारे पास फॉर्मूला बनेगा ये W इक्वल्स टू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अब हमने पढ़ा है कि W अपॉन क्यू नॉट किसके बराबर है? V के। तो यहाँ से जब इस फॉर्मूला को रीशफल करोगे तो हमारे पास बन जाएगा पॉइंट चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल होगा वो कितना हो जाएगा? के क्यू अपॉन आर। और यहाँ से हमें दिख रहा है कि जो पोटेंशियल है ये केवल और केवल डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर? डिस्टेंस के ऊपर। कितनी दूरी पर डिस्टेंस है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी है, इसका मतलब चार्ज की वैल्यू अगर प्लस होगी तो इसमें प्लस लिखोगे, चार्ज की वैल्यू अगर माइनस होगी तो इसमें माइनस लिखोगे, है ना। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। अब तुम्हें एक छोटा सा काम ये करना है कि मेरे को इसकी यूनिट बतानी है कि इसकी यूनिट क्या होगी और डायमेंशन क्या होगी, वो लिख के भेजना है तुम्हें कमेंट के अंदर, ठीक है। तो ध्यान क्या रखना है कि जो पोटेंशियल है उसका फॉर्मूला क्या? पहला ये वाला फॉर्मूला और एक ये वाला फॉर्मूला, पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। अब कई बार हमें क्वेश्चंस जो बनते हैं वो इस पे बनते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में क्या रिलेशन है। अभी यहाँ पर मैंने लिखा कि जो W है वो बराबर है माइनस एफ डी एक्स के। अब मैंने यहाँ पर डी आर के बराबर लिख दिया। मैंने मान लिया कि जो लोकेशन है वो डी एक्स है। वहाँ पर डॉट प्रोडक्ट मैंने दिखाया नहीं, डॉट प्रोडक्ट होगा। तो एफ डॉट, क्योंकि वर्क डन एफ डॉट डी एक्स होता है तो यहाँ एफ डॉट डी आर लिख दिया। ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं इसलिए क्या लिखा है? माइनस लिखा है। मैंने तुम्हें बोला कि जो फोर्स है वो किसके बराबर होगा? क्यू नॉट ई। तो यहाँ पर मैंने क्यू नॉट ई लिख दिया। फिर हमने ये भी बात की थी कि जो वर्क डन है यहाँ पर, वर्क डन किसके बराबर है? पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन क्यू नॉट, यानी कि वर्क जो है वो किसके बराबर हो गया? क्यू नॉट इंटू डेल्टा वी, या इसको ऐसा भी लिख सकते हो क्यू नॉट इंटू डी वी। तो ये लिख दिया हमने क्यू नॉट इंटू डी वी। क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल, डी वी इक्वल्स टू क्या आ गया? माइनस ई डॉट डी आर। तो ई इक्वल्स टू क्या आ गया? डी वी अपॉन डी आर। इसको तुम ऐसे पढ़ते भी हो, तुमने ये पढ़ा भी है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू माइनस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ V पोटेंशियल। ये वाली बात और ये वाली बात दोनों सेम है। इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू माइनस डी वी अपॉन डी आर, ये दोनों सेम चीज़ लिखी हुई है, ठीक है। और इस चीज़ को हम बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं? पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है। दोनों चीज़ें सेम लिखी है। और यहाँ पर ये है V क्या है? स्केलर क्वांटिटी। और E क्या है? ये है कौन सी क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी। तो मैंने तुम्हें एक बार पहले भी बताया था कि ग्रेडियंट जो होता है वो हमेशा किसका होता है? स्केलर क्वांटिटी का होता है। और स्केलर क्वांटिटी का जब भी ग्रेडियंट करोगे तो तुम्हें कौन सी क्वांटिटी मिलेगी? वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी। तो यहाँ पर कौन सी क्वांटिटी मिल गई तुम्हें? वेक्टर क्वांटिटी मिल गई, ठीक है। अच्छा जी, अब इसका अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं इस वाले रिलेशन का, तो ए से बी डी वी और ये हो जाएगा माइनस ए से बी ई डॉट डी आर। तो यहाँ से हमारे पास ये बन गया रिलेशन वी बी माइनस वी ए इक्वल्स टू माइनस ए से बी ई डॉट डी आर। इस रिलेशन के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं, तो पूछे जाते रहे हैं एग्जाम के अंदर, ठीक है। अब क्वेश्चंस किस तरह से होंगे देखो, वो देख लेते हैं। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, अ यूनिफॉर्म फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड ई इक्वल्स टू 2000 न्यूटन पर कूलम इज डायरेक्टेड थीटा इक्वल्स टू 37 डिग्री बिलो द हॉरिजेंटल, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पी आर। ये ऐसे डायग्राम में वापस बना देता हूँ।
ये इस तरह से डायग्राम है और मान लो यहाँ पॉइंट है P और यहाँ पॉइंट है R और ये जो एंगल है ये एंगल है 37 डिग्री। ठीक है, और क्या इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। ठीक है साहब। अच्छा, अब हमें क्या पूछा है, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस। तो हमें पूछा है वी आर माइनस वी पी, तो ये किसके बराबर होगा, इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर, इसके बराबर होगा, हमने पढ़ा है। तो अगर माइनस साइन यहाँ ले लूँ तो ये हो जाएगा वी पी माइनस वी आर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर। ठीक है, इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड वो एक एंगल के ऊपर है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है जिसकी वैल्यू है 2000 न्यूटन पर कूलम, ये एक एंगल के ऊपर है। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड जो एंगल के ऊपर है, ऐसे इस तरह से एंगल लगाए हुए हैं यहाँ से, और किस एंगल पर है, ये 37 डिग्री पर है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। तो इस डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना जाएगा इसका, इस डायरेक्शन में जाएगा ई कॉस 37 डिग्री। तो यहाँ पर वैल्यू डालो, तो वी पी माइनस वी आर इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर मतलब ई कॉस 37। अब दोनों डिस्टेंस भी इसी डायरेक्शन में, यानी कि इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 0। तो ये मल्टीप्लाई हो गया किससे, 5 से। अब 5 सेंटीमीटर में है तो इसको कर लो कन्वर्ट किस में, मीटर में। तो 10 की पावर कितना हो जाएगा, -2। इंटीग्रेशन हट ही जाएगा, तो इंटीग्रेशन हट जाएगा तो कितना हो जाएगा, वी पी माइनस वी आर। ई की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2000। कॉस 37 डिग्री की वैल्यू तुम्हें या तो याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कैलकुलेट करनी है, और -2। तो इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा कितना, वो आएगा 80 वोल्ट। ठीक है, वो आएगा कितना, 80 वोल्ट। और वो वैल्यू है किसकी, वी पी माइनस वी आर की। किसकी वैल्यू है, वी पी माइनस वी आर की। और तुम्हें अगर पूछी जाए वी आर माइनस वी पी की वैल्यू, तो वो कितनी हो जाएगी, -80 वोल्ट। कितनी हो जाएगी, -80 वोल्ट। और क्या पूछा है इसमें, इफ़ वी डिफाइन द रेफरेंस लाइन ऑफ पोटेंशियल सो दैट पोटेंशियल एट आर इज वी आर इक्वल्स टू 500, व्हाट इज द पोटेंशियल एट पी, व्हाट इज द पोटेंशियल एट पी। देखो भाई, अब इसमें क्या बोल दिया, इसमें तुम्हें बोल दिया कि वी आर की वैल्यू जो है वो 500 है, तो वी पी माइनस वी आर हमने निकाला, वो कितना आया, 80 वोल्ट। वी पी माइनस वी आर कितना आया, 80 वोल्ट, 80 वोल्ट। तो वी पी निकालना है, तो ये वी आर जो है तुम्हें कितना दे दिया, 500, और ये हो गया 80 वोल्ट। तो वी पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 500 प्लस 80, तो ये कितना हो जाएगा, 580 वोल्ट। ठीक है, कितना हो जाएगा, 580 वोल्ट, 580 वोल्ट। तो इस तरह से क्वेश्चंस करने हैं तुम्हें। आगे बात करते हैं, ये वाला जो ये क्वेश्चन तुम्हें दिया हुआ है, इस क्वेश्चन के अंदर तुम्हें निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है दो पॉइंट्स के बीच का, यानी कि वी ए माइनस वी मान लो इसको, और ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है किसके बराबर होगा, माइनस ई डॉट डी एल, है ना, डी एल। अब जो ये डी एल है या डी आर जो भी है ये, तो ये डी आर किसके बराबर होगा, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हें किस में दिया हुआ है, एक्स को डिपेंडेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है क्योंकि ये एक्स और वाई पर क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। तो कैसे करोगे भाई इसको सॉल्व, इसको सॉल्व करने के लिए वी ए माइनस वी बी इंटीग्रेशन ई की वैल्यू लिखो। ई की वैल्यू क्या है, रो एक्स वाई आई कैप प्लस फिर क्या है 1/2 स्क्वायर 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये किस में है, जे कैप में। तो अब इसका कराओ डॉट प्रोडक्ट कराओ, डॉट प्रोडक्ट कराओ किसके साथ, इसके साथ, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप। तो इनका जब डॉट प्रोडक्ट कराओगे तो यहाँ माइनस तो लगाओ, माइनस लगाओ, यहाँ क्या बनेगा, डी एक्स का आई के साथ और जे का जे के साथ। तो एक तो बनेगा तुम्हारे पास रो एक्स वाई और डी एक्स, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन। एक बनेगा तुम्हारा डी वाई वाला, तो ये क्या बनेगा 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जे डॉट जे खत्म, तो ये कितना हो गया, डी वाई हो गया, है ना।
अब तुम्हें क्या लगानी है, लिमिट लगानी है। तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगेगी, 0 से और कहाँ तक है, 1 तक तो है x में, और 0 से 2 किस में है, y में। तो 0 से और 1 तो है किस में, x में, और 0 से 2 है किस में, y में। इंटीग्रेट कर दिया हमने 0 से 1 रो एक्स वाई डी एक्स। अब रो एक्स वाई डी एक्स होगा जब y की वैल्यू क्या होगी, 0, और यहाँ पर x की वैल्यू कितनी होगी, 1। तो यहाँ y की वैल्यू 0 पुट करोगे तो ये तो पूरा ही इंटीग्रेशन 0 हो गया। और यहाँ पर ये इंटीग्रेशन बन जाएगा कैसे, 0 से 2, और ये हो जाएगा 1/2 प्लस वाई स्क्वायर और डी वाई। ये वाली वैल्यू जो मैंने काम किया है, ये कितने लोगों को समझ में नहीं आया। देखो कहानी ऐसी है, जिनको समझ में नहीं आया उनको बता रहा हूँ। ये एक्स वाई प्लेन है और उसमें जो पॉइंट है वो ऐसे है 0,0, और मान लो कि यहाँ पर लोकेशन है 1,2। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ इन दोनों के बीच में हमें पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। तो इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बताने के लिए जब तुम 0 से 1 चल रहे हो, 0 से x के लिए इंटीग्रेट कर रहे हो ना जब, तो 0 से 1 चलोगे तो ऐसे चलोगे x लाइन पर, यहाँ पर x कितना हो जाएगा 1, और यहाँ पर x कितना है 0। तो इस पूरे यहाँ से यहाँ तक चलने में y की वैल्यू कितनी रही, 0। और जब तुम 0 से 2 जाओगे तो 0 से 2 जाने के लिए तुम्हें ऐसे जाना पड़ेगा, यूँ, है ना। तो 0 से 2 जाओगे तो पहले यहाँ से यहाँ आए और फिर यहाँ से यहाँ गए। तो 0 से 2 जाने के लिए पहले कहाँ पर आए, 1 पर आए। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। इसलिए मैंने यहाँ पर x को क्या रख दिया, 1 रख दिया, और यहाँ पर y को क्या रख दिया, 0 रख दिया। ये चीज़ ध्यान रखना, नहीं तो अगर कई लोग क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x का इंटीग्रेशन तो हो जाएगा, y की वैल्यू निकाल नहीं पाएंगे, फिर इसी तरह से यहाँ पर x की वैल्यू नहीं निकलेगी। तो इस तरह से ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। तो इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो मेरे पास जो आंसर लिखा हुआ है मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट। यहाँ पर रो भी है, रो मैंने लिखा नहीं, भूल गया, यहाँ रो भी है, तो रो है। तो इसको सॉल्व करने के बाद तुम्हारा जो आंसर आएगा वो आएगा कितना, माइनस वो प्लस, यह आएगा कितना, यह आएगा -11 रो अपॉन 3। ठीक है, -11 रो अपॉन 3। वाई स्क्वायर का करोगे तो कितना हो जाएगा, y³/3, और इसका करोगे तो कितना हो जाएगा, y/2, ये हो जाएगा। और ये va-b है, vb-cba करोगे तो ये प्लस में बन जाएगा। तो तुम्हारे पास जो ऑप्शंस हैं उनमें से इसके लिए करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। मेन जो चीज़ है इसमें ध्यान देने वाली वो ये वाली है कि यहाँ पर मैंने इसको 0 कैसे किया और यहाँ पर इसको 1 कैसे किया। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन तुम्हारे लिए होमवर्क है। इसका आंसर मेरे को बताना कितना आएगा। आंसर इसका 0 आएगा, पहले मैं बता दूं। कैसे आएगा ये तुम्हें बताना, ठीक है। समझ में नहीं आए तो बता देना, मैं तुम्हें इसका सॉल्यूशन भेज दूंगा। नेक्स्ट आगे बात करें। अब पोटेंशियल हम निकालेंगे नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर का, फिर उसके बाद हम निकालेंगे होलो स्फीयर का। ध्यान रखना, मैंने अभी नॉन कंडक्टिंग की बात की है, अभी तक मैंने कंडक्टिंग स्फीयर की बात नहीं की है, ना ही मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए बात की कंडक्टिंग स्फीयर की। मैंने अभी तक जितनी भी बातें की हैं वो सब नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए की है। तो एक नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के लिए उसका पोटेंशियल निकालना है 3 जगह पर। कहाँ कहाँ पर, एक बार आउटसाइड द स्फीयर, एक बार निकालना है इनसाइड द स्फीयर, और एक बार निकालना है कहाँ पर, एट द सरफेस ऑफ द स्फीयर। तो आउटसाइड द स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हम जानते हैं, ये होती है KQ/R², और हम ये भी जानते हैं कि dV/dr इक्वल्स टू होता है -E। तो इसमें इसके रेस्पेक्ट में यानी ये dV की वैल्यू निकालें और E का हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा dr के रेस्पेक्ट में। E की वैल्यू रखोगे KQ/R², इनफाइनाइट से R तक इसको डिफरेंट इंटीग्रेट करोगे तो आंसर आ जाएगा KQ/R। अब एक बात मैं तुम्हें यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट जो मैं बताना चाहूँगा तुम्हें, कि यहाँ पर इनफाइनाइट से R मैंने इसका इंटीग्रेशन कैसे कर दिया। देखो भाई, जब ये वाला हमने केस किया था, कौन सा वाला, ये वाला, तो यहाँ पर जो पॉइंट आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, इनफाइनाइट से आ रहा है, पर उसकी जो डिस्टेंस ले रखी है उसका रेफरेंस पॉइंट कौन ले रखा है, ये ले रखा है। ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी जब इसका हम पोटेंशियल निकाल रहे हैं, यहाँ पर भी इसका जब हम पोटेंशियल निकाल रहे हैं इस पॉइंट के ऊपर, तो तो अभी भी हम कहाँ से रहे हैं, इनफाइनाइट से रहे हैं, पर हम जो डिस्टेंस ले रहे हैं वो कहाँ से ले रहे हैं, इसके सेंटर पॉइंट के रेस्पेक्ट में ले रहे हैं। तो इनफाइनाइट वाले की जो डिस्टेंस है वो तो कितनी रही, इनफाइनाइट ही रही, और यहाँ पर कोई यहाँ तक लाए तो इस पॉइंट की डिस्टेंस यहाँ से कितनी हो गई, R हो गई। इसलिए इसका जो इंटीग्रेशन हमने किया है वो कहाँ से कहाँ तक किया है, -इनफाइनाइट से और R तक।
तो इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ गया तुम्हारे पास KQ/R। इसी तरह से सरफेस पे निकालना है, तो सरफेस पर R बराबर क्या हो जाएगा, कैपिटल R, तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा, KQ/R। ये तो बहुत सिंपल सा था। अब हमें निकालना है इनसाइड। तो इनसाइड का मतलब क्या हो गया, अंदर हमने एक छोटा स्पेयर मान लिया जिसकी रेडियस कितनी है, R। इनसाइड द स्पेयर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है सॉलिड स्पेयर के लिए वो कितना होता है, KQ/R/R3। वापस से वही इंटीग्रेशन, पर अब इंटीग्रेशन V का कहाँ से कहाँ तक होगा, यहाँ पर तो V का इंटीग्रेशन हो गया था इनफाइनाइट से V तक। इनफाइनाइट पर पोटेंशियल कितना मानते थे हम, 0, तो यहाँ पर तो 0 वैल्यू हो गई, तो खाली बच गया V। अब यहाँ पर जो इंटीग्रेशन होगा वो कहाँ से कहाँ तक होगा, सरफेस से लेके आ रहे हो और कहाँ तक, इस V पॉइंट तक, तो सरफेस से लेके V तक, और यहाँ से लेके आ रहे हो यानी कि कैपिटल R से और कहाँ तक लेके आ रहे हो, स्मॉल r तक लेके आ रहे हो। तो अब इसको इंटीग्रेट करोगे तो तुम्हारे पास ये फॉर्मूला बनेगा। तो एक सॉलिड स्पेयर के अंदर जो पोटेंशियल है उसका वैल्यू होती है KQ/2R 3 माइनस R² और यदि सेंटर पर निकालना है, बिल्कुल ही सेंटर पर, तो स्मॉल r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो यहाँ पर पोटेंशियल बन जाएगा V सेंटर 3/2 VS, यानी कि सरफेस की पोटेंशियल का 1.5 टाइम्स। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि एक सॉलिड स्पेयर के सेंटर पर जिसकी जो चार्ज डेंसिटी है, जिसका चार्ज Q है, उसके सेंटर पर जो पोटेंशियल है और सरफेस पर पोटेंशियल VS है, तो दोनों में से कौन सा रिलेशन सही है। तो कितना टाइम्स होता है, 1.5 टाइम्स होता है। इसी तरह से अगर तुम्हें पूछा जाए कि एक स्पेरिकल शेल के लिए, अच्छा उसके पहले मैं डायग्राम बना दूँ, तो इसका जो डायग्राम बनेगा पोटेंशियल का वो इस तरह से बनेगा। मैक्सिमम कहाँ हो जाएगी, सेंटर के ऊपर, फिर ये पैराबोलिक बनेगा क्योंकि पैराबोलिक रिलेशन है इनसाइड का, तो ये ऐसे यहाँ से यहाँ तक पैराबोलिक बना, फिर ये बन जाएगा हाइपरबोला क्योंकि V बराबर क्या है, KQ/R। तो ये डायग्राम है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। होलो स्पेयर के लिए निकालेंगे तो आउटसाइड तो कितना आएगा, KQ/R, सरफेस पर कितना आएगा, KQ/R। अब अंदर जब निकालोगे तो होलो स्पेयर के लिए हमने अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था 0। अब ये जो रिलेशन है dV = -E.dr, अब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गया तो dV की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 0। dV की वैल्यू 0 होने का मतलब है अंदर जो पोटेंशियल है वो वही होगा जो सरफेस पर है। इसका मतलब जो पोटेंशियल है इनसाइड द स्पेयर वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो एक होलो स्पेयर में उसके अंदर पोटेंशियल वही होता है जो कहाँ होता है, सरफेस पर, यानी कि होलो स्पेयर में इनसाइड द स्पेयर जो पोटेंशियल है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो ये तो हो गई आज के लेक्चर की बात जिसमें कुछ क्वेश्चन एक वायर की वजह से क्वेश्चन जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसके ऊपर किया। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि जो ये पोटेंशियल है वो क्या होता है, पोटेंशियल के अलग अलग केस हमने पढ़े, एक सॉलिड स्पेयर के लिए और एक होलो स्पेयर के लिए। इसके जो असाइनमेंट है वो मैं तुम्हें भेज चुका हूँ ऑलरेडी ग्रुप के अंदर, तो वो कर लेना। और ये जो असाइनमेंट है इसमें थोड़े से टिपिकल मैंने क्वेश्चन दिए, हो सकता है ना हो, तो उससे मेरे को भी पता पड़ेगा कि तुम लोग सॉल्व कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। ये बात अलग है कि शायद तुम उसको नेट पे ढूंढ लो, तुम्हें आंसर मिल जाए। इसके बाद वाले लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे कि कंडक्टर क्या होते हैं, कंडक्टर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल, एनर्जी किस तरह से फाइंड आउट की जाती है। और उसके पहले पर हम पढ़ेंगे कि जो एनर्जी है वो सॉलिड स्पेयर की कितनी होती है और जो एक हमारे नॉन कंडक्टिंग स्पेयर है, होलो स्पेयर ही हो जाए, तो उनकी एनर्जी कितनी होती है। ठीक है, तो मिलते हैं कल, हम मिलेंगे नए लेक्चर के साथ, नए टॉपिक के साथ। जिन भी लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए।